हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिनरल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे में, यानी सेलों के बारे में। ठीक है, कि सेलें, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेलों का वर्गीकरण है वो क्या है। सेल शब्द से सामान्यतः ऐसे पदार्थों का बोध होता है। जैसे हम सेल नाम लेते हैं, उससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लिक होती है कि ऐसे पदार्थों की पिक्चर है, वो हमारे आप दिमाग में क्लिक होती है जो शिला की भांति, यानी किसी भी एक चट्टान की भांति कठोर और दृढ़ हो, यानी वो एक कठोर यानी सॉलिड और मजबूत हो। परंतु वैज्ञानिक भाषा में भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ सेल कहलाते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी जो पदार्थ है वो सेल कहलाते हैं, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चाहे वो बालू की भांति बिल्कुल ही नरम हो, वो सभी सेलों के अंदर ही काउंट होते हैं। पृथ्वी के धरातल के ऊपर 16 किलोमीटर की गहराई तक, भूपृष्ठ के 16 किलोमीटर की गहराई तक सेलों से ही बना हुआ है। हम बात करते हैं कि महत्व, सेलों का महत्व क्या है। सेलों की बनावट पर ही स्थल रूपों का आकार अथवा स्वरूप निर्भर करता है। अब सेलों की बनावट के ऊपर ही कि सेल कठोर है या मुलायम है, ठीक है, कठोर है या वो यानी हार्ड है या सॉफ्ट है, इसी के ऊपर जो रिलीफ फीचर्स है, जो स्थल रूप है, वो निर्भर करते हैं, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग स्थल रूपों का निर्माण है वो होता है। क्योंकि अपर्दन के कारकों की प्रभावशीलता सेलों की संरचना और संगठन पर निर्भर करती है। अगर सेल कठोर है तो उसको अपर्दन होने में लॉन्ग टाइम है वो लग जाता है। अगर सेल सॉफ्ट है या मुलायम है तो उसका अपर्दन है वो जल्दी हो जाता है। जो इरोजनल एजेंट होते हैं, अपर्दन के जो कारक होते हैं, उसका जल्दी अपर्दन कर देते हैं। और इसी कठोर या मुलायम सेलों की संरचना के आधार पर ही स्थल रूपों का जो स्वरूप है वो निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण में, यानी मृदा का निर्माण होने में जो जनक सामग्री है वो सेलों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि सेलें ही भौतिक कारकों द्वारा यानी फिजिकल एजेंट्स द्वारा टूटती है और फिर नदियों के द्वारा या हवा के द्वारा जो सेल चूर्ण होता है वो बहकर ढलान वाले स्थानों पर आ जाता है और वो जम जाता है। तो जनक सामग्री है मिट्टी के, और फिर मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो जनक सामग्री है मृदा के निर्माण के लिए वो सेलों से ही प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट आता है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स, यानी सेलों का वर्गीकरण। कि उत्पत्ति और संरचना के आधार पर सेलों के 3 वर्ग होते हैं, कि उनकी उत्पत्ति और जो बनावट है उसके आधार पर सेलों के 3 अलग अलग कैटेगरी है वो होती हैं। जिसमें फर्स्ट आती है आपकी आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स, सेकंड है आपकी अवसादी सेल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड है आपकी रूपांतरित सेल यानी मेटामॉर्फिक रॉक। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। ठीक है, आग्नेय शब्द का अंग्रेजी रूपांतर लैटिन भाषा के इग्नियस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि, यानी इग्नियस का अर्थ है आपका अग्नि। यह लैटिन भाषा के इग्नियस शब्द से बना है। अतः ऐसी सेलें जिनका निर्माण पृथ्वी के अंदर उपस्थित तरल एवं तप्त द्रव्य के ठंडा होकर ठोस हो जाने से हुआ हो, आग्नेय सेलें कहलाती हैं। ठंडा और गैस बनने की प्रक्रिया भूपटल के नीचे भी हो सकती है और भूपटल के बाहर भी। इनको प्राइमरी रॉक्स भी है वो कहा जाता है। अब देखो, इग्नियस जो है ये मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में या तो वो आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाता है या ज्वालामुखी के रूप में जब चट्टानों को तोड़कर बाहर आता है और भूपृष्ठ के संपर्क में आने पर जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे भी आग्नेय रॉक की निर्माण है वो होता है। और इनको प्राइमरी रॉक्स भी या प्राथमिक सेलें भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं सेलों का निर्माण है वो हुआ था। अब नेक्स्ट आता है कि स्थिति के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण, यानी उनकी स्थिति क्या है, पोजीशंस के बेसिस के ऊपर जो इग्नियस रॉक्स है उनका क्लासिफिकेशन है कि
उसमें आता है फर्स्ट आपका अंतर्वेदी आग्नेय शैले यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही इन शैलों का निर्माण है वो होता है। जब मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर उसके नीचे ही अलग अलग गहराइयों में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो इससे आंतरिक आग्नेय शैलों का निर्माण है वो होता है। यानी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में क्या होता है, मान लो ये हमने अर्थ सरफेस है जिसमें ये नीचे से मैग्मा चैम्बर के थ्रू है वो बाहर आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इरप्शन इतनी तेज नहीं होता और ये मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता और नीचे ही धरातल के नीचे ही ये जमकर ठोस रूप धारण है वो कर लेता है। तो जैसे कि लेथोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, ये सभी अंतर्वेदी आग्नेय शैलों के ही कारण है वो बनते हैं, क्योंकि इनमें मैग्मा है वो भूपृष्ठ को तोड़कर बाहर है वो अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता। तो इनसे अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का निर्माण है वो होता है। कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में क्या होता है कि मैग्मा है वो धरातल पर नहीं पहुंचता और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही वो जमकर ठोस रूप है वो धारण कर लेता है। इससे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का निर्माण है वो होता है। अब अंतर्वेदी आग्नेय शैले टू टाइप्स की होती हैं। पहला है आपका पातालीय शैले यानी प्लूटोनिक रॉक्स, दूसरा है अधिवितलीय शैले यानी हाइपाबिसल रॉक्स। अब पहले इसमें आता है पातालीय यानी प्लूटोनिक शैले। पातालीय शैलों का नामकरण प्लूटो के नाम पर किया गया जिसका अर्थ होता है पाताल देवता। अतः ऐसी आग्नेय शैले जो स्थलमंडल में काफी गहराई पर अपने मूल स्थान पर ही मैग्मा के जम जाने से बनती है पातालीय शैले कहलाती है। कि प्लूटोनिक रॉक्स मान लो जैसे ये ओरिजिन हो रहा है तो इस ओरिजिन से ये शैलें हैं वो यहीं पर ही जमकर ठोस रूप है वो धारण कर लेती हैं। इनको प्लूटोनिक रॉक्स है वो कहा जाता है। ये कभी भी अर्थ सरफेस के ऊपर इनका निर्माण है वो नहीं होता। दूसरी इसमें आती है कि हाइपाबिसल रॉक्स। जब भूगर्भ की गहराइयों से उमड़ता हुआ मैग्मा धरातल के अवरोध के कारण मार्ग में स्थित दरारों, संधियों और नली में जमकर ठोस रूप धारण करता है तब मध्यवर्ती आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इस मध्यवर्ती भाग में मैग्मा पाताल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा होता है। इससे इन शैलों के खनिजों के रवे पातालीय शैलों के खनिजों के रवे से छोटे बनते हैं। डेलोराइट और माइका पैग्मेटाइट अधिवितलीय शैलों के बढ़िया नमूने हैं। कि इंट्रूसिव ये अधिवितलीय यानी हाइपाबिसल रॉक्स में क्या होता है कि जैसे ये हमने माना कि ये मैग्मा यहाँ से इस चैम्बर से मैग्मा चैम्बर से ओरिजिन है वो हो रहा है, लेकिन ये इस दरार से निकल गया, फिर ये इस दरार से हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया और कुछ इधर ही जमकर ठोस हो गया। तो ये जो अर्थ सरफेस है ये कभी अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता और संधियों और दरारों में जमकर ही ठोस रूप है वो धारण कर लेता है और इनको हाइपाबिसल रॉक्स है वो कहा जाता है। दूसरा आता है इसमें रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। सॉरी, रासायनिक संरचना नहीं आएगा, इसके बाद आएगा आपका बहिर्वेदी आग्नेय शैले एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये शैले ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल के ऊपर आए लावा के ठंडा होकर ठोस रूप होने से बनती हैं, इसलिए इन्हें ज्वालामुखी शैले कहा जाता है। काले या लाल रंग के गड्ढे द्रव्य में बहते हुए चादर के रूप में जमने के कारण इन शैलों को लावा स्तर भी कहा जाता है। ये शांत उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शैले हैं। देखो इसके बाद एक्सट्रूसिव आएगा आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स। कि एक्सट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार के समय यानी वोल्केनिक इरप्शन हुआ और ये लावा है ये बाहर आ गया भूपृष्ठ के ऊपर और ये भूपृष्ठ के ऊपर फैल गया तो इससे एक्सट्रूसिव रॉक्स का यानी बहिर्वेदी आग्नेय शैलों का निर्माण है वो होता है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के छोटा नागपुर के पठार की या छोटा नागपुर पठार दक्कन ट्रैप की अगर हम बात करें तो वो बहिर्वेदी आग्नेय शैलों का बना हुआ है, क्योंकि वहां पर वोल्केनिक इरप्शन है वो ब्लास्ट के साथ नहीं हुआ, संधियों के साथ वोल्केनिक इरप्शन हुआ और वो लावा है वो जमकर ठोस रूप है उसने धारण है वो कर लिया और ब्लैक सोइल का निर्माण है वो हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर यानी केमिकल कंपोजिशंस के आधार पर इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन है। इसमें फर्स्ट आता है आपकी अम्लीय शैलें, सेकंड है आपका अल्पशैलिक या क्षारीय या पैटिक शैलें। अम्लीय शैले इन शैलों में सिलिका की मात्रा यानी इन शैलों में सिलिका की मात्रा 60 से 65%, ठीक है, इन 65 से 85% यानी इनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% है सिलिका की मात्रा
परसेंटेज होती है। लोहे की कम मात्रा के कारण इन सेलों का घनत्व कम होता है तथा रंग भी हल्का होता है। ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन अधिशिलिक आग्नेय सेलों के प्रमुख उदाहरण है। अब आता है आपका अल्पशिलिक क्षारीय या पैटिक सेले। ठीक है, इन आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। यानी अल्पशिलिक और क्षारीय सेलों में सिलिका की जो मात्रा है वो 45 से 55%, यानी 45 से, इनमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% सिलिका की मात्रा है वो, सिलिका का जो परसेंटेज है 45 से 55% तक होता है। और इनमें सिलिका की जो अम्लीय सेलें हैं इनमें सिलिका का जो परसेंटेज है तो वो 65 से 85%। इसकी तुलना में पैटिक सेलों में सिलिका का परसेंटेज वो काफी कम होता है। इन सेलों के अन्य रचक तत्वों में लोहा व मैग्नीशियम के खनिजों की प्रधानता होती है। इसी कारण इन सेलों का रंग गहरा व घनत्व अधिक होता है, यानी इनकी डेंसिटी होती है लगभग 3 किलोमीटर। ठीक है, कि क्षारीय या पैटिक सेलों की जो डेंसिटी है वो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास इनकी डेंसिटी है वो, थिकनेस है, मोटाई है वो होती है। तो इनका घनत्व है वो ज्यादा होता है अम्लीय सेलों के कंपैरिजन में। बेसाल्ट और ग्रेवो इसी वर्ग की सेलें हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि आग्नेय चट्टानी पिंड, मासिस ऑफ इग्नियस रॉक्स। मैग्मा के ठोसावस्था में आने पर अनेक तरह के चट्टानी पिंडों की रचना होती है। इनका नामकरण अनेक रूप, आकार, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली सेलों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय सेलों से बने हुए हैं। अब जिसमें फर्स्ट आता है आपका बैथोलिथ। ठीक है, सेकंड है आपका फेकस्टोक, थर्ड है आपका लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, सील। ठीक है, ये जो स्थलाकृतियां हैं इनका निर्माण इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के कारण है। इनका निर्माण है वो होता है, ये चट्टानी पिंड होते हैं और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के ठंडा होकर जमने से इनका निर्माण है वो होता है। इन चट्टानी पिंडों के बारे में हम ज्वालामुखी वाले पोर्शन में पहले ही डिस्कस है वो कर चुके हैं। सेम डिस्कशन यही है, इसलिए इस डिस्कशन को अब हम आगे है वो नहीं करते हैं, यहां पर दोबारा से डिस्कस है वो नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय सेलों की विशेषताएं। आग्नेय सेलें कठोर, ठोस और सहंत होता है, कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए ये टिकाऊ भी होती है। क्योंकि इनका निर्माण है वो मैग्मा के ठंडा होने से होता है, इसलिए कठोर, कॉम्पैक्ट होती हैं और इसे लॉन्ग टाइम तक है ये चलती है, ये टिकाऊ है, मजबूत है वो ज्यादा होती है। इन सेलों में परतें नहीं होती बल्कि ये स्थूल होती है। कि इन सेलों में जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं लेयर बाय लेयर, ठीक है, तो इन सेलों में लेयरें हैं वो नहीं होती, ये पूरा का पूरा एक चट्टानी पिंड होता है, ये एक स्थूल भाग है वो होता है। इन सेलों में रंध्र में होल जैसे, ठीक है, इन सेलों में रंध्र नहीं होते, अतः जल व अन्य तरल पदार्थ इनमें प्रवेश नहीं कर सकते। कि इन सेलों में है वो होल्स हैं या क्रैकिंग्स हैं वो नहीं होती, इसलिए जल और जो अन्य तरल पदार्थ हैं वो इन सेलों के माध्यम से इनमें एंट्री है वो नहीं कर सकते। आग्नेय सेलों में रवेदार होती हैं, रवे मीन्स जैसे बारीक बारीक, जैसे स्वेटर के ऊपर रवे हो जाते हैं ऐसे मुनमुनिये टाइप के, कि आग्नेय सेलें हैं वो रवेदार होती हैं, किंतु रवों का आकार मैग्मा के, अब जो रवे होते हैं उनका आकार है वो मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है कि मैग्मा है वो किस गति से ठंडा हुआ है। कि जो रवे होते हैं उनका आकार है मैग्मा के ठंडे होने की गति के ऊपर निर्भर है वो करता है। अंतर्वेदी आग्नेय सेलों के रवे बड़े और बहिर्वेदी चट्टानों के रवे छोटे होते हैं।
अब बहिर्वेदी, बहिर्वेदी इसमें रवों की बात आई कि बहिर्वेदी जो आग्नेय शैल, बहिर्वेदी मींस जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ गई हैं, उनके रवे हैं वो बड़े होते हैं और अंतर्वेदी आग्नेय शैलों के रवे हैं वो छोटे होते हैं। तप्त और तरल द्रव्य से बनने के कारण, यानी तप्त मींस गर्म और लिक्विड मैग्मा से बनने के कारण इन प्राथमिक शैलों में जीवावशेष नहीं पाए जाते। यानी तप्त और द्रव्य मैग्मा से बनने के कारण इन शैलों में जीवों के जो अवशेष हैं वो नहीं पाए जाते। इन शैलों में अनेक प्रकार के खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं और इन शैलों में अनेक प्रकार के जो खनिज हैं वो काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। सिलिका की मात्रा अधिक होने पर इन शैलों का रंग हल्का व सिलिका कम होने पर रंग गहरा हो जाता है। यानी सिलिका की मात्रा अधिक होने पर इनका रंग है वो हल्का होता है और सिलिका की मात्रा कम होने पर इनका जो रंग होता है वो गहरा हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि 65 से 85% और 45 से 55% ये सिलिका का परसेंटेज है वो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। तो परसेंटेज कम होने पर रंग गहरा हो जाता है सिलिका का, और सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होने पर रंग है वो हल्का हो जाता है। अब नेक्स्ट आपकी दो रॉक्स बच गई, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस वो करेंगे।